हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों मैं हूं संदीप। आपको पता है कि हम साइकोलॉजी में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसका सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है और काफी वीडियोस हमने कर ली हैं। वीडियोस में जो भी टॉपिक है वो डे बाय डे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो भी हमारी प्रीवियस वीडियो है उनको जरूर देख लें। ठीक है। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारी जो भी प्रीवियस क्लासेस हैं वो देख सकते हो। ठीक है। जो भी हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। लर्निंग टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया था, आपको पता है। लर्निंग में जो भी उसकी थ्योरीज रहती हैं वो भी हमने स्टार्ट कर ली है। फर्स्ट थ्योरी जो अगर हम बात करें हमारे प्रीवियस लेक्चर की, तो हमने लर्निंग की फर्स्ट थ्योरी की थी जिसका नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी उसका नाम था, है ना। ये थ्योरी जो कि पैब्लो ने प्रोवाइड की थी। इस कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे तरीके से हमारी प्रीवियस क्लास में हमने कर दिया है। अगर ये भी कॉन्सेप्ट आप देखना चाहते हो तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप यह वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है। आज की हमारी क्लास जो रहने वाली है इसमें हम लर्निंग की थ्योरी ही करने वाले हैं, जो कि हमारे पास रहेगा स्किनर का सिद्धांत। ठीक है। स्किनर थ्योरी। हम स्किनर जो जो कि बी एफ स्किनर थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लर्निंग से रिलेटेड जिसका नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। ये इन्होंने थ्योरी दी थी, तो ये हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखो इसमें भी कंडीशनिंग वर्ड यूज हुआ है। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि एक हम कह सकते हैं अनुबंधन, या हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं एक तरीके की शर्त लागू करना। शर्त क्या थी? अगर हम प्रीवियस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात करें तो इसमें हमारे पास ये होता था कि हमारे पास जो भी उसको स्टिमुलस दिया जाता था उसके साथ एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस जोड़ा जाता था। जो भी स्टिमुलस दिया जाता था जिसको हमने यूसीएस बोला था, है ना, उसके साथ एक सीएस कंडीशनिंग स्टिमुलस रखा जाता था। मींस फूड के साथ एक रिंग रखी जाती थी, ये आपको पता है, घंटी बजाई जाती थी, है ना, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसमें भी एक तरीके का स्टिमुलस ही प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उस स्टिमुलस को हम एज ए रेनफोर्समेंट पढ़ेंगे। ठीक है। उसको हम एज अ रेनफोर्समेंट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं पुनर्बलन। ठीक है। इसको हम पुनर्बलन भी बोल सकते हैं हिंदी में। रेनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये आज की क्लास में हम करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको बता दूं कि इसमें जो भी इस थ्योरी का जो भी कुछ अलग अलग नेम चले जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, इसी कॉन्सेप्ट को। ठीक है। और इसी को हम प्रोग्राम्ड लर्निंग थ्योरी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, प्रोग्राम्ड लर्निंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि किसने दिए थे हमारे पास? बी एफ स्किनर ने। ठीक है। इसलिए इसको स्किनर थ्योरी भी बोलते हैं। यह एक व्यवहारवादी थे। ठीक है। जो कि हम पीछे हमने करके आए हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, जो कि पैब्लो थे, है ना, और स्किनर में। ये एक व्यवहारवादी थे। ये मानते थे कि हमने जो भी लर्निंग होती है तो लर्निंग में उसके व्यवहारों को एक शेप देनी है। ठीक है। ये व्यवहारों को शेप देते थे, मींस बिहेव को शेप देते थे बच्चों के, और बिहेव को शेप देना ही इनका मानना था कि वही लर्निंग होती है। ठीक है। उनके बिहेव का सुधार करना था और उसी को ही स्टडी करना था। ठीक है। व्यवहारवादी मींस जो व्यवहार को स्टडी करते थे। क्लियर? तो ये हमारे पास थ्योरी आज रहेगी, ये कंसेप्ट आज हम करने वाले हैं। गाइज आज हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम जो भी इस थ्योरी का एम है उसकी बात कर लेते हैं। देखो एम का मतलब कि उद्देश्य क्या था, बी एफ स्किनर एक्चुअल में करना क्या चाहते थे। ठीक है। इनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो समाज में जो भी अपना बिहेव, व्यवहार को शेप देते हैं, सीखते हैं, वह एक्टिव रह करके सीखते हैं। ठीक है। इनका मानना ये था, इनका एम ये था कि सक्रिय व्यवहार सिखाना।
ठीक है। तो जो भी व्यवहारों को से मीन्स शेप दी जाती थी, जो भी व्यवहार सिखाए जाते थे, उनको सक्रिय तरीके से सिखाना, मीन्स जहां पे कहने का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी एक्टिविटी, उसको एक्टिव रखना जरूरी है। ठीक है। तो मेन जो प्रेफर करना है उसकी एक्टिविटी को, कि बच्चा किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, या जो भी ऑब्जेक्ट या प्राणी जो भी इसमें रहेगा वो किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। तो ये तो इसका था एम। अगर हम इसमें एक्सपेरिमेंटल फैक्टर की बात करें, तो ये आपको पता है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो वो किस पर किया था, वो हमारे पास रैट था। ठीक है, जिसको हम चूहा बोल सकते हैं। तो वो हमारे पास रैट था। तो रैट पर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट की बात भी हम करेंगे कि किस तरीके का एक्सपेरिमेंट था। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हमारे पास देखो वर्ड आया है ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना। तो हमारे पास ये वर्ड आया है ऑपरेंट। ऑपरेंट को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रसूत। तो इसकी बात कर लें कि क्रिया प्रसूत होता क्या है। ठीक है। तो इसके बारे में आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। जो क्रिया प्रसूत है, इसको हम लिखेंगे कि यह ऐसा व्यवहार है, ऐसा व्यवहार जो प्राणियों की इच्छा के अनुसार होता है। यह, इसमें लिख लो आप, इस व्यवहार पर इनका नियंत्रण होता है। देखो सिंपली हमने यहाँ पे बातें की हैं कि यह एक ऐसा बिहेव है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी कोई प्राणी है या ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी इच्छा के अनुसार, मीन्स इसको हम ऐच्छिक व्यवहार बोलेंगे। ठीक है। तो यह एक तरीके का ऐच्छिक व्यवहार है जिस पर वह कंट्रोल कर सकता है। देखो हमने, अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें, हमारा लास्ट टॉपिक था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। उसमें हमने देखा कि भाई जो भी बिहेव करता है, तो उसमें आपने ये चीज नोट की होगी कि वह उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। जैसे कि हमारे मुंह में पानी आ जाता है, मुंह में पानी का आना, ठीक है, या मुंह में लार का आना, पानी का आना। तो किसी खाने वाली वस्तु को देख करके हमारे मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है। इट मीन्स ये व्यवहार हमारी इच्छा में नहीं था, इसलिए हमने इसको रिफ्लेक्सिव एक्शन बोला, है ना, कि यह एक तरीके की प्रतिवर्ती क्रिया है। तो इट मीन्स ओपरेंट कंडीशनिंग में जो व्यवहार हम यहाँ पे लेंगे वो क्या है, रिफ्लेक्सिव एक्शन से रिलेट नहीं करेगा। कहने का मतलब यह व्यवहार प्रतिवर्ती क्रिया या क्रियाओं से संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं से संबंधित नहीं है। ये भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट को भी। मीन्स देखो, अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने हाथों को ऊपर कर लो, है ना, तो इसमें आपकी इच्छा है, इस पर आपका अपना कंट्रोल है कि भाई आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो। तो कहने का मतलब हमने बच्चों को इस तरीके का व्यवहार सिखाना है जो उसकी इच्छा के अनुसार हो, जो जिस पर वह कंट्रोल कर सके। ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज को लेकर के बी एफ स्किनर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। सो ऑपरेंट का मतलब होता है क्रिया प्रसूत, मीन्स वह एक्टिव होकर के जो व्यवहार कर रहा है। इसमें एक्टिविटी उसकी शामिल नहीं होती थी, इसमें स्टिमुलस को दिखा करके जो भी रिस्पॉन्स है वो करवाया जा रहा था। अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग में, मैं इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा, मैं क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहा हूं, उसमें पहले स्टिमुलस दिया जाता था, फिर रिस्पॉन्स मीन्स लिया जाता था। स्टिमुलस दे करके रिस्पॉन्स लेना, कहने का मतलब भोजन दिखा करके मुंह में उसके पानी आ जाता था डॉग के, यही चीज चल रही थी। लेकिन इसमें पहले रिस्पॉन्स लिया जाएगा, मीन्स पहले जो भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि हमने रैट की बात की है, तो रैट से पहले कोई काम करवाया जाएगा, फिर काम करवाने के बाद फिर उसको स्टिमुलस दिया जाएगा, फिर क्या दिया जाएगा, स्टिमुलस दिया जाएगा। कहने का मतलब पहले काम करवाया जाएगा, एक्टिविटी करवाई जाएगी, फिर स्टिमुलस दिया जाएगा। और वही स्टिमुलस मैंने स्टार्टिंग में जब हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था वही स्टिमुलस किसका काम करेगा, एज अ रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो उसको हम रेनफोर्सर भी बोल सकते हैं। तो वह रेनफोर्समेंट का काम करेगा। ठीक है, रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ बातें। कहने का मतलब इस कॉन्सेप्ट को मैं, जो हमने लास्ट
कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी, मैं बार बार कह रहा हूं, तो वो भी प्लीज आप अपनी वीडियो को देख लेना, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, क्योंकि उसके साथ रिलेट करके चीजों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बात आ रही थी कि भाई उसमें क्या था, पहले स्टिमुलस दिया जाता था फिर रिस्पॉन्स लेते थे, इसमें पहले रिस्पॉन्स लिया जाएगा फिर स्टिमुलस। तो वो रिस्पॉन्स उसकी इच्छा के अनुसार होगा और उस पर वह, उसकी मर्जी है, उसको वह कंट्रोल कर सकता है या नहीं। जैसे कि अगर हम एक बच्चे को कहें कि स्विच ऑन कर दो, है ना, कि लाइट की स्विच ऑन कर दो, तो उसकी मर्जी है। तो स्विच ऑन करने के बाद हम उसको स्टिमुलस दे सकते हैं, कि जैसे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, गुड। जहां अगर कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई पानी का गिलास मुझे ला करके दो, तो वह उसकी इच्छा के अनुसार है, ठीक है, वह उसके कंट्रोल में है। तो ऐसी चीजें सिखाना किसमें आता है हमारे पास, इस थ्योरी में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ओपरेंट, ओपरेंट के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था। तो होप के यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, आगे हम इसमें देखते हैं। सो गाइस, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो भी हमारे पास स्किनर थे, ठीक है, तो उन्होंने जब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को थोड़ा एनालाइज किया, तो उन्होंने ये माना कि जो भी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पैब्लो ने दी थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जस्ट रिफ्लेक्सेस जो बिहेव है उसको लेकर के अपना कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। मीन्स प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैसे कि पलकों का झपकना, ठीक है। हमें पता है कि जैसे भी हमारी आंखों में एकदम से अगर हमारी आंखों में हवा एकदम से लगती है, तो हमारी पलकें अपने आप बंद हो जाती है ना। तो ये चीजें सिखाने की जरूरत थोड़ी ना होती है। वस्तु को देख करके, खाने वाली वस्तु को, तो उसके मुंह में पानी का आना, तो ये हमें, हमारी बॉडी ये ऑटोमेटिकली ये चीजें कर रही है। इसलिए स्किनर ने ये माना कि जो भी प्राणी होते हैं या ह्यूमन बीइंग है, उसमें दो तरीके के बिहेव पाए जाते हैं, ठीक है। उनका मानना था कि उसमें दो तरीके के बिहेव पाए जाते हैं। तो उन बिहेव की बात करेंगे। फर्स्ट तो हमारे पास है रिफ्लेक्सिव बिहेव, ठीक है, मींस इसका संबंध होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं से। और दूसरा उन्होंने माना एक्टिव बिहेव, ठीक है, इसको बोलेंगे हम सक्रिय व्यवहार, ठीक है। तो ये सक्रिय व्यवहार है, इसका संबंध रिफ्लेक्सिव एक्शन से होता है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आप लिखोगे कि इसका संबंध प्रतिवर्ती क्रियाओं से है। यह व्यवहार प्राणी की इच्छा के अनुसार नहीं होता, ठीक है। तो जो यह व्यवहार है, यह प्राणी की इच्छा के अनुसार नहीं होता है। इसमें लिखोगे इसका संबंध उद्दीपक मीन्स स्टिमुलस से होता है, ठीक है। सो यह, इसका संबंध उद्दीपक से होता है। कहने का मतलब कि इस बिहेव के लिए हमें स्टिमुलस प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, फिर यह हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम अनुक्रिया व्यवहार, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम अनुक्रिया व्यवहार या प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है, ये हम इसको बोल सकते हैं। सक्रिय व्यवहार में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सक्रिय व्यवहार में देखो, नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई इसमें जो प्राणी है या जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वह अपनी इच्छा से व्यवहार इसमें करेगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि इसका संबंध सक्रिय व्यवहार से होता है, ठीक है। इसमें प्राणी अपनी इच्छा से व्यवहार करता है, ठीक है। इसमें ये भी लिख सकते हो इसके अपोजिट कि इसका संबंध उद्दीपक से नहीं होता। अब यहाँ पे स्टिमुलस का मतलब है, उद्दीपक का मतलब है उत्तेजित करने वाली वस्तु, ठीक है। तो इसमें
आप देखोगे कि जो भी इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, तो रैट को किस तरीके से एक लीवर को प्रेस करना था, तो लीवर दबाने का जो व्यवहार उसको सिखाना था, तो उसको बिना स्टिमुलस दिए सिखा दिया। कहने का मतलब, जब वह किसी काम को करता था रैट, जैसे कि लीवर का दबाना है ना, तो लीवर को प्रेस करता था, तब उसको उद्दीपक दिया जाता था, न कि हम पहले उद्दीपक देते थे। कहने का मतलब, जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की, तो उसमें हमने पहले स्टिमुलस दिया, लेकिन स्टिमुलस देने के बाद जो डॉग था उसने रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अब हम जो ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कर रहे हैं, इसमें हम पहले रिस्पॉन्स लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट से, उसके बाद स्टिमुलस हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो यह बिहेव है, इसमें एक्टिव होकर के वह अपनी इच्छा के अनुसार जो व्यवहार कर रहा है, तो जो भी इसमें वह क्रिया करता है, वह उसको नियंत्रण कर सकता है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें केआई प्राणी के नियंत्रण में होती है। ठीक है, तो उसके कंट्रोल में होती है वो सारी एक्टिविटी। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने हाथ ऊपर कर लो, है ना, तो ये आपके कंट्रोल में है, आपकी इच्छा है ना, कि आप करोगे या नहीं। ठीक है, सो ये आपके कंट्रोल में है, आपकी इच्छा में है, इसलिए इसका संबंध इच्छा से होता है। इसलिए हमने लिखा है कि प्राणी अपनी इच्छा से व्यवहार यहाँ पे करता है, लेकिन यह व्यवहार उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। जैसे कि छींक का आना, है ना, तो आप अपनी मर्जी से छींक नहीं मारते, है ना। जैसे कि जहां हम उबासी लेते हैं, जहां हम पलकों का झपकना, जहां एक बच्चे का अंगूठा चूसना, है ना, तो वो ऐसी चीजें कर रहा है, वो रिफ्लेक्सेस एक्शन में आती हैं। क्लियर, तो होप के ये आप समझ गए होंगे। दो तरीके के व्यवहार उन्होंने बताए, तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, आगे हम और देख लेते हैं। सो गाइज, अब हम बात यहाँ पे करते हैं एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, जो भी उन्होंने, स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी उन्होंने एक ऑब्जेक्ट रखा, वो था हमारे पास रैट। रैट को उन्होंने क्या किया था कि जो भी स्किनर बॉक्स था, उसमें उसको पुट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस तरीके से उन्होंने एक स्किनर बॉक्स लिया था, और स्किनर बॉक्स में कैसे रैट रैट को उसने पुट कर दिया, और स्किनर बॉक्स को किस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया था, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उन्होंने किया क्या एक्चुअल में, जो भी हमारे पास उन्होंने स्किनर बॉक्स रखा था, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं, ये हमारे पास एक बॉक्स हो गया। वैसे भी आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हो। ठीक है, सो उन्होंने बॉक्स के मींस एक साइड उन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक लीवर रख दिया। ठीक है, सो इसको हम लीवर बोल सकते हैं, ये हमारे पास लीवर है। ठीक है, ये इस तरीके से उन्होंने एक लीवर लगा दिया। तो लीवर लगाने के बाद उसने जो भी एक रैट था, उसको यहाँ पे हम कह सकते हैं कि छोड़ दिया फ्रीली, कि यहाँ पे वो कुछ भी कर सकता था अपनी इच्छा के अनुसार। लीवर के साथ कनेक्ट कर दी एक ट्रे, ठीक है, एक पेटी, या हम एक प्लेट कह सकते हैं, एक प्लेट को ऐड कर दिया, लीवर के साथ कनेक्ट कर दिया, कि इस तरीके से स्किनर पेटी को तैयार किया गया कि जैसे ही लीवर प्रेस हो जाएगा, तो जो प्लेट है वो क्या है, हट जाएगी, एक तरफ से हट जाएगी, और प्लेट पर रखा हुआ भोजन, जो भी इस पर भोजन रखा होगा, वो नीचे बॉक्स में गिर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने एक कंडीशन रखी, कि कंडीशन ये थी कि रैट को फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दिया जाता है, कि वह फ्रीली यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और जैसे ही रैट लीवर दबा देगा, तो प्लेट पे रखा हुआ भोजन, जो भी फूड उसको रखा है उसको खाने के लिए, वो खा लेगा, और वह भोजन नीचे गिर जाएगा तब। लेकिन नीचे कैसे गिरेगा, जब वह लीवर को प्रेस कर देगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपना जो भी एक स्किनर पेटी को तैयार किया था रैट के लिए। अब यहाँ पे जस्ट मेन बात ये थी कि रैट को इसके लिए भूखा रखा गया। देखो, हम जो भी यहाँ पे हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, तो हम जब भी कोई काम करते हैं, ठीक है, सो आपको पता होगा कि उसका कोई ना कोई एम जरूर होता है। किसी चीज की इच्छा के लिए ही हम काम करते हैं, हमें उसकी जरूरत होती है ना। तो उसको भूखा रखा गया रैट को, ताकि उसको भोजन की क्या हो, जरूरत हो। ठीक है, अगर भोजन की जरूरत होगी, तभी वह क्या है, मूवमेंट करेगा बॉक्स में, ताकि उसको कहीं ना कहीं भोजन मिल जाए। ठीक है, मीन्स जो भी सर्च करेगा कुछ ना कुछ अपना
पूरे बॉक्स में चारों तरफ जाएगा। लेकिन अब जैसे ही वह बॉक्स पर लगे हुए लीवर को प्रेस कर देगा तो प्लेट पे रखा हुआ भोजन उसको मिल जाएगा, है ना, ऐसी चीज थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने भोजन को प्राप्त किया, और फिर वह बार बार जैसे जैसे ये चीजें करता गया तो फिर वह कितनी जल्दी से भोजन को प्राप्त करने लग गए, चीज हम देखेंगे। ठीक है, सो ये एक आपको मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंट किस तरीके से था ये मैंने समझा दिया। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा आपको इसको और डिटेल में समझा देता हूं, देख लेते हैं कि इसमें क्या था। देखो, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा स्कैनर बॉक्स को थोड़ा बड़ा करके समझ लेंगे। ठीक है, ये एक हमारे पास इस तरीके से स्कैनर बॉक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लीवर लगा देते हैं इस तरीके से, ये हमने एक इस तरीके से रख लो, ये हमने एक लीवर दबा दिया, सॉरी लगा दिया, और इसका संबंध हमने रख दिया, इसके पास हमने ये एक तरीके की ट्रे रख दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक प्लेट और ये है हमारे पास एक लीवर। ठीक है, इस पे हमने इसके अंदर हम एक छोड़ देते हैं इस तरीके से, ये हमने छोड़ दिया रेड। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, इसको भूखा रखा जाता है और भूखा रख के इसको स्कैनर बॉक्स में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब यह खाने की तलाश के लिए मीन्स कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, फूड को सर्च करने के लिए इधर उधर जाता है। ठीक है, कभी इस कॉर्नर में, कभी इस कॉर्नर पे, ठीक है, कभी इस कॉर्नर पे और कभी इस कॉर्नर, मीन्स चारों कॉर्नर, कभी ये ऊपर चढ़ता है बॉक्स की दीवारों पर। तो इस तरीके से जो भी मीन्स फूड के लिए सर्च करना है, वो खोज विधि है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि अचानक से, हम कहेंगे इसको सडनली, जो लीवर है उस पर रैट का पैर पड़ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही लीवर पर रैट का पैर पड़ जाता है, लीवर प्रेस हो जाता है। तो इसमें एक बात तो ये थी, एक कंडीशन तो ये थी कि लीवर को प्रेस करना एक आसान क्रिया थी। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि लीवर को प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता था, जस्ट अगर उसका पैर टच भी हो जाता था तो लीवर क्या हो जाता था, प्रेस हो जाता था। तो कहने का मतलब यह एक आसान क्रिया उन्होंने रखी इस स्किनर बॉक्स में। ठीक है, अचानक जब लीवर दबा, फर्स्ट टाइम उसको रैट से लीवर दब गया, तो जो भी ऊपर फूड पड़ा था, ठीक है, जो भी फूड था वो क्या है, नीचे गिर गया और रैट ने अपनी भूख को शांत कर लिया। कहने का मतलब अब फर्स्ट टाइम इसको पता नहीं था कि लीवर पर जो कनेक्ट थी प्लेट लीवर के साथ, तो लीवर को दबने से उसको भोजन मिला। लेकिन फर्स्ट टाइम उसकी जो भी भूख थी वो शांत हो गई। 4-5 घंटों के बाद इसको फिर से भूख लगी, स्किनर ने इसको फिर अपनी स्किनर बॉक्स जो भी तैयार किया था उसमें पुट कर दिया, और सेकेंड टाइम भी फिर अचानक से हम कहेंगे कि जो भी लीवर है वो क्या हो गया, प्रेस हो गया। ठीक है, अचानक से सेकेंड टाइम भी अचानक से हुआ। कहने का मतलब वो जैसे जैसे इस एरिया में काम करता, ठीक है, तो उसे थोड़ा थोड़ा अब अंदाजा होने लग गया कि मैं अगर इस कॉर्नर की बजाय इस और इस कॉर्नर की बजाय, ठीक है, अगर मैं इतने एरिया में काम करूं तो मुझे क्या है, मुझे थोड़ा भोजन जल्दी मिल जाता है ना। तो उसने धीरे धीरे, मीन्स अब ये चीज हम कहेंगे बार बार होने लग गई। बार बार का मतलब हर बार जब उसे भूख लगती, बॉक्स में उसको पुट किया जाता रैट को, वो अपनी सर्चिंग जो भी पोजीशन थी वो अपना लेता। ठीक है, सर्चिंग मूवमेंट करने लग जाता, भोजन के लिए तलाश करने लग जाता, भोजन की तलाश। तो अचानक से उसका पैर पड़ जाता लीवर पर, लीवर प्रेस हो जाता, उसको भोजन मिल जाता। ये क्रिया बार बार होती गई। ठीक है, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार। ठीक है, और जैसे जैसे यह एक्टिविटी होती गई, जो भी रैट था इसने क्या कर लिया, इसने अपना एरिया कम कर लिया। पहले वह पूरे बॉक्स में चारों कॉर्नर की ओर जाता था। ठीक है, फिर उसे पता चल गया एक टाइम 15-20 जब बार उसने ये एक्टिविटी की, उसे पता चल गया कि मैं अगर इतने एरिया में काम करूं, इतने एरिया में, तो मुझे भोजन मिल रहा है ना।
तो उसने जो भी रैट था, जब भी उसे कहीं भी छोड़ दिया जाता इस कॉर्नर पर, चाहे उसे इस कॉर्नर पर छोड़ दिया जाता, वह अपना टारगेट सीधा इस कॉर्नर पर करता। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। मींस कैसे उसने अपना मींस जो सर्चिंग एरिया था उसको कम कर लिया, और जो भी अपनी कार्य करने की स्पीड थी, ठीक है, क्रिया करने की स्पीड थी, या हम इसको दर कहेंगे, वो कैसे उसने बढ़ा ली। ठीक है, उसने उसको कैसे इंक्रीज कर दिया। तो कहने का मतलब देखो, वो पूरा चारों कॉर्नर में जाकर के फिर कहीं जाकर के जहां पे आता था उसको टाइम लगता था, तो उसने एरिया कम कर लिया और स्पीड फिर अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ गई। लेकिन यह हुआ कैसे, बार बार। अब यहां पर भी बार बार आ रहा है, मींस अब यहां पर भी उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, उसको सिखाया जा रहा है। तो रैट सीख जाता है कि भाई बॉक्स में जो भी बॉक्स है, ठीक है, तो उसके जो भी चार कॉर्नर है बॉक्स के, एक कॉर्नर ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, इस तरीके से, है ना। तो अगर मैं यहां पे काम करूं, अगर मैं इस कॉर्नर पे काम करूं, ठीक है, तो मेरे को भोजन यहीं पे मिलता है, न कि इन कॉर्नर्स पे। तो उसे जब भी यहां पे भी छोड़ा जाता, तो जो रैड था वो सीधा यहां पे आता, ठीक है, जल्दी से, और यहां पे अपनी भोजन की तलाश करता। लेकिन उसको भोजन मिलता कैसे था, जो भी लीवर था जब वह उसको प्रेस कर देता था। ठीक है, तो कहने का मतलब एरिया हो गया, और जो स्पीड थी, स्पीड या दर, वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इस तरीके से वह अपनी स्पीड को ज्यादा कर लेता है। लेकिन यहाँ पे इसका भी रोल है, बार बार मीन्स प्रैक्टिस का। तो इसी तरीके से वह सीख जाता है, इसी को बोलेंगे हम लर्निंग। लर्निंग इसी को बोलेंगे कि वह सीख जाता है, पूरे बॉक्स में मुझे यहां पर काम करने पर क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे फूड रखा। तो यहां पे अब हम यही बात करेंगे कि बार बार करने पर जो भी क्रिया की दर है वो बढ़ जाती है। तो यही इसका प्रिंसिपल है, बार बार करने पर क्रिया की दर बढ़ जाती है। लेकिन वो क्रिया की दर बढ़ कैसे रही थी, अब यहाँ पे मैं कहूंगा ना कि अगर हम जो भी उसको फूड दे रहे हैं, है ना, तो फूड मिलने पर ही क्रिया की दर बढ़ रही थी ना। मान लो कि वह रैट भूखा है, जब वह यहाँ पे काम करता है, लीवर को दबाता है, उसे भोजन मिल जाता है, तो उस भोजन के कारण ही क्रिया की दर बढ़ रही है। कहने का मतलब, काम करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आता है, फिर हम उसको स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज आपको पता चल गई होगी। कहने का मतलब, अब जो स्टिमुलस है ना, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे रीइंफोर्समेंट। ठीक है, यहाँ हम बोलेंगे पुनर्बलन। ठीक है, सो पुनर्बलन और रेनफोर्समेंट क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसको मीन्स डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, सो होप के यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था वो आप समझ गए होंगे कि कैसे रैट फूड प्राप्त करना सीख जाता है लीवर को दबा करके, है ना, कि किस तरीके से उसने इस एरिया पे काम करना है, और इस एरिया पे काम करने पर उसको फूड मिल जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जो लीवर प्रेस करना है, उसको ये चीज समझ आई हो या न आई हो, लेकिन उसको इस एरिया की समझ आ गई होगी कि यहाँ पे काम करने से, यहाँ पे रुक जाने से, या यहाँ पे हाथ पैर मारने से उसको फूड मिल रहा है ना। तो इस तरीके से वह लीवर को प्रेस करना यहाँ पे आकर के सीख जाता है। ठीक है, सो रेनफोर्समेंट, जो इसको भोजन दिया जाता था, वो रेनफोर्समेंट का काम करता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर वह इस एरिया पे काम करता है तो उसको भोजन न दिया जाए, तो फिर हम समझेंगे कि उसे यहाँ पे फिर उसे लगेगा कि यहाँ पे भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही है ना। तो इसलिए जब इस लीवर को वह प्रेस कर देता है, चाहे वह फर्स्ट टाइम उसने अचानक किया, सेकंड टाइम भी अचानक किया, थर्ड टाइम भी अचानक किया, लेकिन बार 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 बार, तो उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे काम करने से लीवर प्रेस हो जाता है और उसको भोजन मिल जाता है। तो वो भोजन का मिलना ही रेइंफोर्समेंट है। कहने का मतलब ये ही एक्टिविटी उसको सिखानी थी कि लीवर को प्रेस करना और भोजन प्राप्त करना। ठीक है, और यही एक तरीके का ओपरेंट है। ठीक है, क्रिया प्रसूत जो हमने पढ़ा ना, वो यही है कि भाई एक्टिवली काम करके जो भी अपनी नीड है उसको पूरा कर लेना। तो यहाँ पे एक्टिवली, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स दिया था वो उसकी इच्छा के अनुसार था। देखो, इच्छा के अनुसार कहने का मतलब, यहाँ पे रैट की इच्छा भी हो सकती है ना कि वो इस एरिया में जाए या ना जाए। हम कह सकते हैं कि वहां पे उसकी इच्छा हो सकती है कि इस एरिया में जाए या ना जाए, वो इधर भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा
है ना। तो इधर भी अपना टाइम वेस्ट कर सकता था। तो ये चीज हम कह सकते हैं, कहने का मतलब उसकी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है ना रैट के द्वारा, वो उसकी इच्छा के अनुसार है। तो चलो अब हम रेनफोर्समेंट के बारे में समझ लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम रेनफोर्समेंट की बात कर लेते हैं। पुनर्बलन, ठीक है। तो इसको लिखोगे आप एक तरीके का उद्दीपक, ठीक है। यह एक तरीके का उद्दीपक है, लिखोगे जो जो किसी क्रिया, कार्य या घटना, ठीक है। जो किसी क्रिया या कार्य या घटना, मीन्स क्रिया हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, या कोई घटना की संभावना को बढ़ाता, मीन्स इंक्रीज करना, बढ़ाता है, ठीक है। तो यह एक ऐसा उद्दीपक होता है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि ये दूसरी डेफिनेशन है, चाहे ये लिख लो कि इसका संबंध उद्दीपक से है जो किसी प्राणी की क्रिया की दर को बढ़ाता है। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया फंक्शन होता है जो, या एक्टिविटी होती है या क्रिया होती है, उसकी रेट को इंक्रीज करना, ठीक है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की द्वारा किया गया फंक्शन और उसकी रेट को इंक्रीज करना, ये क्या है, रीइंफोर्समेंट ही होता है। तो रीइंफोर्समेंट एक तरीके का बल दिया जाता है, एक तरीके की फोर्स दी जाती है ताकि वह कार्य करे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये बात की कि ये कभी मत भूलना कि इसमें पहले रिस्पॉन्स, पहले कार्य दिया जाता है, फिर उसको स्टिमुलस हम दे रहे हैं, ठीक है। पहले रिस्पॉन्स दे करके रिस्पॉन्स लेकर के स्टिमुलस प्रोवाइड करना। देखो, दो चीजें हैं, या तो आप ये कह सकते हो अपने बच्चों को कि भाई आपने फर्स्ट पोजीशन लेनी है ना, फिर आपको हम एक मीन्स रिवार्ड या गिफ्ट के रूप में आपको एक साइकिल देंगे, पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले उससे एक्टिविटी, पहले उससे रिस्पॉन्स ले सकते हो कि भाई फर्स्ट आना है, फिर आपको एक साइकिल मिलेगी। जस्ट आपने उसको ये कहा है कि साइकिल चाहिए, तो पहले फर्स्ट आकर के दिखाओ, है ना। तो ये मीन्स जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है इससे रिलेट करता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि भाई ये लो आपकी साइकिल, आपने उसको साइकिल ला करके दे दी और ये कह दिया कि अब फर्स्ट आकर के दिखाओ, है ना। तो या तो आप साइकिल पहले दे सकते हो, फिर उसको फर्स्ट आने के लिए कहोगे। तो ये चीज किससे रिलेट कर गई, ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के साथ रिलेट कर गई, है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बच्चे को जो चाहिए था वो तो मिल गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे को साइकिल चाहिए थी, वो तो उसको मिल गई, उसकी नीड तो पूरी हो गई। तो यहाँ पे जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, मीन्स पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है जो बच्चों के प्रति, तो क्या वो बच्चे अब कर सकते हैं या नहीं, तो यह बच्चे पे डिपेंड कर गया। अगर बच्चा ना फर्स्ट आया तो क्या आप उसकी साइकिल वापस ले सकते हो, नहीं। उसको जो चाहिए था वो तो उसको मिल गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि वी एफ स्किनर ये मानते थे कि पहले आप उसको जस्ट एक तरीके का फोर्समेंट दिखा दो उत्तेजित करने के लिए, ठीक है, कि भाई वो चीज आपको मिल सकती है, लेकिन पहले आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आपको फर्स्ट आना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ रहे होगे इस चीज से। कहने का मतलब यही है कि भाई किसी स्टिमुलस को प्रोवाइड करने से पहले कार्य करवा लो, है ना। तो ये चीज होती है मीन्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, कि पहले उनसे एक्टिविटी करवाओ, फिर उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करो, है ना। कि जैसे कि भाई फर्स्ट 10th क्लास में आप फर्स्ट आ जाओ और मैं आपको साइकिल ले दूंगा,
है ना, या फिफ्थ क्लास में आप फर्स्ट आ जाओ मैं आपको साइकिल ले दूंगा, ऐसा पेरेंट्स बच्चों को कह सकते हैं। लेकिन उसकी अगर पहले आपने नीड को पूरा कर दिया और फिर आपने कोई एक्सपेक्टेशन रखी, तो वो तो फिर आगे बच्चे पे डिपेंड कर जाता है, वो उसकी मर्जी है करे या ना करे, क्योंकि उसकी नीड है वो तो उसने अपनी पूरी कर ली है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से बेटर थी इसी कारण से, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स को सिखाया जा रहा है जस्ट उत्तेजना को देने की बजाय जस्ट उत्तेजना दिखा करके। अब रैट की थ्योरी में सॉरी, जो भी रैट का एक्सपेरिमेंट किया रैट पर, तो उसमें आप देखोगे कि उसको उत्तेजना, तो उसको तो भोजन दिखाया ही नहीं जाता ना। जैसे कि यहाँ पे जो भी बॉक्स था है ना, तो यहाँ पे जो भी प्लेट लगी थी और लीवर था, लेकिन प्लेट के ऊपर जो भी भोजन पड़ा था वो तो रैट को दिखाया नहीं जाता था। तो फिर वो उसको उत्तेजित कैसे किया गया? ठीक है, उसको उत्तेजित कैसे, उसको उत्तेजित किया गया भूख से, मीन्स उसको भूखा रखा गया। तो भूख मीन्स उसकी उत्तेजना को बढ़ा देती है कि भाई उसको भोजन चाहिए, तो फिर उसने लीवर दबाना सीख लिया है। क्लियर है? तो ये है हमारे पास रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट की डेफिनेशन आप लिख लेना कि भाई जो ऐसा स्टिमुलस जो भी कार्य करने की दर को क्या कर दे, बढ़ा दे, या क्रिया या कार्य या घटना की संभावना को बढ़ा दे। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो इसमें। आगे हम और देख लेते हैं। सो भाई रेनफोर्समेंट की जो एक डेफिनेशन थी वो हमने कर ली है। अब हम इसमें करने वाले हैं रेनफोर्समेंट के टाइप। ठीक है, तो टाइप की बात करें, हमारे पास फर्स्ट आता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट है। और सेकंड की बात करें तो सेकंड सेम इसके अपोजिट नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव, देखो पॉजिटिव हम समझ सकते हैं कि ये ऐसे रेनफोर्समेंट है, ऐसा पुनर्बलन है, ठीक है, जिसे प्राणी प्राप्त करने के लिए कार्य या क्रिया करता है। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ऐसा रेनफोर्समेंट हम इसको कहेंगे कि जिसे प्राणी प्राप्त करने के लिए, मीन्स उसको प्राप्त करना उसकी कहीं कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है या उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में आते हैं। इसमें लिखोगे कि इसका संबंध ये लिख लो, वांछनीय उद्दीपनों से होता है। वांछनीय मीन्स वांटेड। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर किया था उसमें भी मैंने ये वर्ड यूज किया था, वांछनीय मीन्स वांटेड। वांटेड मीन्स जिस चीज की हमें जरूरत होती है तो उसकी हम इच्छा रखते हैं, है ना, तो वो हमारी मीन्स हमारी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन में होता है कि वो चीज हमें मिल जाए, तो इसलिए हम कहेंगे वांछनीय उद्दीपनों से होता है। इसका संबंध हम कहेंगे वांछनीय उद्दीपनों से होता है। यह प्राणी के लिए सुखद, ये लिख दो, सुखद मीन्स कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये प्राणी के लिए सुखद होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, मीन्स उनको खुशी देते हैं, सुख देते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट में सिंपली हम कह सकते हैं फूड, एयर, वाटर, रिवार्ड। ठीक है, यहाँ जो भी वह प्राइज वगैरह सीख जीतता है बच्चा, ठीक है, तो ये चीजें उसमें आ सकती है। रिवार्ड, प्राइज, फूड, एयर, वाटर, ऐसी चीजें इसमें हम रख सकते हैं। तो इनको इनको प्राप्त करने के लिए हम कार्य करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव, और ये भी एक बात लिख लो, पॉजिटिव में ये जो पुनर्बलन होता है, इसकी बात कर रहा हूं, जो सैक्रिय सॉरी मीन्स पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, ये पुनर्बलन ये पुनर्बलन कार्य करने की दर को बढ़ाते हैं।
तो ये पुनर्बलन कार्य करने की दर को बढ़ाते हैं, पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रेइंफोर्समेंट की। इजी है ये भी, इसके है तो इजी, बट पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट के अपोजिट है, ठीक है। तो देखो नेगेटिव रेइंफोर्समेंट मींस ऐसे स्टिमुलस, इसमें लिखेंगे ऐसे उद्दीपक जो प्राणी के लिए पीड़ादायक होते हैं, या इसमें ये लिख सकते हो प्राणी इनसे बचने के लिए कार्य करता है। ये भी लिख सकते हो कि इसमें प्राणी बचने के लिए कार्य करता है। अब देखो यहाँ पे ये चीज समझ लेना कि यह भी, ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी कार्य किया जाता है, मींस एक्टिविटी इसमें भी आती है और इसमें भी कार्य कर रहा है, लेकिन बचने के लिए कार्य करना। कहने का मतलब ये होते तो है पीड़ादायक या अवांछनीय, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं ये अवांछनीय मीन्स अनवांटेड, इसको मैं यहां लिख देता हूं अनवांटेड होते हैं। देखो अब हमें पता है कि हमें बुखार हो गया है, तो बुखार होने पर एक कड़वी दवा हमें लेनी पड़ेगी, है ना, या इंजेक्शन हमें लगवाना पड़ेगा, है ना। तो या तो हम उस जो इंजेक्शन का जो पेन होता है इंजेक्शन का, तो उस पेन को जस्ट हमें थोड़ा फील करना पड़ेगा, पेन हमें थोड़ा होगा, लेकिन हमें फिर कहीं ना कहीं जो भी बीमारी है, बुखार है, उससे भी तो बचना है। यानी कि बुखार से बचने के लिए हमें एक कार्य करना पड़ा कि थोड़ा सा पेन हमें सहना पड़ा। क्लियर है? तो कहने का मतलब कुछ चीजें हमें ऐसी होती हैं हमारे लिए जिनसे हम बचने के लिए कार्य करते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, आप समझ जाओगे अच्छे से। यहाँ पे ये भी लिख लो पहले, ये चीज मीन्स इसमें भी ये चीज नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये पुनर्बलन भी कार्य करने की दर को बढ़ाता है, ठीक है। ये पुनर्बलन भी कार्य करने की दर को बढ़ाता है। कहने का मतलब अब यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम सेम है। पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट भी कार्य करने की दर को बढ़ाते हैं और नेगेटिव रेइंफोर्समेंट भी कार्य करने की दर को बढ़ाते हैं। और ये भी लिख लेना, नेगेटिव रेइंफोर्समेंट में पुनिशमेंट नहीं आती, इसमें पुनिशमेंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पुनिशमेंट एक ऐसी चीज है जो कार्य करने की दर को कम करती है, ठीक है। यह कार्य करने की दर को बढ़ाती नहीं है पुनिशमेंट, यह कार्य करने की दर को कम करती है। तो इसमें हम पुनिशमेंट नहीं रखेंगे, लेकिन इसमें हम ऐसी चीजें जरूर रखेंगे, ऐसे स्टिमुलस जरूर रखेंगे जिनसे हम बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो अब दोनों चीजें समझ, हम हम पढ़ते हैं जहां तो पास होने के लिए, जहां फेल होने से बचने के लिए, है ना। कहने का मतलब मैं कहूं कि जो स्टडी है वो दोनों सिचुएशन में हो रही है। स्टडी मतलब कि कार्य 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 की दर जो बढ़ रही है वो इसमें भी बढ़ रही है और इसमें भी बढ़ रही है, लेकिन एक एक आपके लिए वांटेड है और दूसरा आपके लिए अनवांटेड है। तो मैं कह सकता हूं कि फेल होने से बचना मीन्स आपके लिए यह नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में आ गया। स्टडी आप इसमें भी कर रहे हो क्योंकि यह आपके लिए अनवांटेड है और अनवांटेड को आप दूर करना चाहते हो। तो कहने का मतलब नेगेटिव रेइंफोर्समेंट में ऐसे स्टिमुलस आते हैं जिनको आप अपने से दूर करना चाहते हो, अपने पास नहीं आने देना चाहते, ठीक है। तो अपने से दूर करना कहने का मतलब नेगेटिव रेइंफोर्समेंट, जो भी फेलियर है उसको आप अपने से दूर करना चाहते हो, तो कहने का मतलब अनवांटेड या नेगेटिव रेइंफोर्समेंट। और पास होने के लिए भी आप स्टडी कर रहे हो तो ये आपके लिए वांटेड है, ये आप अपने पास लाना चाहते हो। तो समझ रहे हो ना, पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट में भी कार्य हो रहा है और नेगेटिव रेइंफोर्समेंट में भी कार्य हो रहा है। आई होप कि ये दोनों रेइंफोर्समेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव समझ गए होंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, आगे हम और देखते हैं। सो गाइस आगे हमारे पास आता है जो भी हमने रेइंफोर्समेंट पढ़ा,
तो उसका एक शेड्यूल आता है, ठीक है। तो ये लिख लो, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। तो इसमें हम जो शेड्यूल का मतलब ये है कि जो भी रिस्पांस के बाद हम पुनर्बलन दे रहे हैं तो उसको किस तरीके से पुनर्बलन देना, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट है हमारे पास कंटिन्यू रेनफोर्समेंट, ठीक है। कंटिन्यू रेनफोर्समेंट मींस लगातार या निरंतर पुनर्बलन करना, ठीक है। तो देखो, तो इसमें तो आप ये लिख लो कि इसमें क्रिया के बाद लगातार पुनर्बलन दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटी के बाद जब भी कोई रिस्पांस किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा दे दिया जाता है तो उसको पुनर्बलन दे दिया जाता है, ठीक है। ये तो था हमारे पास कंटिन्यू रेनफोर्समेंट। सेकंड इसमें हमारे पास आता है पार्शियल रेनफोर्समेंट। पार्शियल रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें पुनर्बलन की मात्रा व समय, इसमें पुनर्बलन की मात्रा व समय के अनुसार बढ़ाकर या घटाकर दिया जाता है। मतलब कि इसमें उसकी रेशो और जो समय है उसको थोड़ा कम ज्यादा करके प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब मात्रा, रेनफोर्समेंट की जो मात्रा है वो जो भी पुनर्बलन दिया जा रहा है वो मात्रा को डिनोट करता है, मीन्स उसकी रेशो को डिनोट करता है, उसकी क्वांटिटी को डिनोट करता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि रैट का लीवर दबाने पर उसको साथ की साथ मतलब कि सॉरी एक तरीके का समय डिसाइड कर दिया, टाइम डिसाइड कर दिया कि भाई जब भी उसने लीवर को प्रेस कर दिया तो प्रेस करने के बाद ही तो साथ ही मीन्स उसको फूड दे दिया जाएगा और फूड में उसको 2 पीस निर्धारित कर दिए कि भाई उसको 2 पीस दिए जाएंगे। तो यह 2 पीस जो भी दिए जाएंगे उसको फूड के, या दो रोटी दी जाएगी, आप ये मान लो। तो वो क्या है, मात्रा है, वो रेशो है, ठीक है। सो पार्शियल रेनफोर्समेंट को हम हिंदी में कहेंगे आंशिक पुनर्बलन, इसको बोलेंगे निरंतर पुनर्बलन और इसको बोलेंगे आंशिक, ठीक है। आंशिक का मतलब इसमें उसकी मात्रा को समय के साथ कम ज्यादा किया जाता है, ठीक है। इसमें उसकी रेशियो को समय के साथ कम ज्यादा किया जाता है। तो पार्शियल रेनफोर्समेंट में ही हम शेड्यूल को हम करेंगे। तो पार्शियल रेनफोर्समेंट जो हमने किया इसमें 4 तरीके के शेड्यूल चले जाते हैं, इसकी बात कर रहा हूं। इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास फिक्स रेशो रेनफोर्समेंट, ठीक है। सेकंड आता है वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड है। थर्ड की बात करें हम यहाँ पे फिक्स इंटरवल रेनफोर्समेंट, ठीक है, और वेरिएबल इंटरवल रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। एक तो दो तो है हमारे पास रेशियो से रिलेटेड, फिक्स रेशियो और वेरिएबल रेशियो, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास रेशियो से रिलेटेड, और दो है हमारे पास इंटरवल से रिलेटेड, मींस इंटरवल का मतलब होता है टाइम, मींस जो दो हैं ये टाइम के साथ रिलेट करते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, फिक्स रेशियो, अब नाम से क्लियर होंगी चीजें, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने रट्टा वगैरह मारना है, जस्ट नाम से। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, फिक्स रेशियो रेनफोर्समेंट और वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट, फिक्स इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं अभी यहाँ पे।
देखो भाई, हमने किया पार्शियल रेनफोर्समेंट में फिक्स रेशो रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो फिक्स रेशो, रेशो को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। मैं ये कह सकता हूं कि जो भी मात्रा है, ठीक है, मात्रा को फिक्स कर देना। तो यहाँ पे जो भी पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट एक्टिविटी के बाद, किसी भी रिस्पॉन्स के बाद जो भी रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन दिया जा रहा है, तो इस तरीके से किसी भी रिस्पॉन्स के बाद जो भी एक तरीके का रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, रेनफोर्समेंट की मात्रा को फिक्स कर देना, ठीक है। रिस्पॉन्स के बाद, इसको मैं पूरा रिस्पॉन्स लिख देता हूं, रिस्पॉन्स के बाद रेनफोर्समेंट की मात्रा को फिक्स कर देना। तो ये होता है फिक्स रेशियो रेनफोर्समेंट। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लें कि बच्चे द्वारा हर क्रिया के बाद उसको गुड ही मिलेगी। जैसे कि बच्चे ने मैथ के 5 सम सॉल्व कर दिए, उसको क्या दी गई, गुड दी गई। 5 के 5 सम सॉल्व कर दिए, उसको गुड दी गई। आगे टीचर ने उसको 10 सम दे दिए, ठीक है, और 10 के 10 ही उसने सॉल्व कर दिए, फिर उसको क्या दे दिया गया, गुड दे दी। कहने का मतलब यहाँ पे टीचर ने जो भी एक रेशो डिसाइड कर दी, मात्रा डिसाइड कर दी, उसको फिक्स कर दिया गया कि हर बार उसको किसी भी तरीके की वो एक्टिविटी कर रहा है, उसको क्या दी जाएगी, गुड ही दी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है फिक्स रेशियो रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, नाम से चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे हम बात करें वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट की, है ना। सेकंड, वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट। देखो, वेरी करना, कहने का मतलब अब ये चीज जो रेशो है वह वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। तो इसमें आप कह सकते हो कि जो भी पुनर्बलन की मात्रा है, मात्रा को चेंज करते रहना। कि बच्चे ने मैथ के 5 सम सॉल्व कर दिए, गुड दे दी उसको, ठीक है। फिर उसने 10 सॉल्व किए तो उसको वेरी गुड दे दी, ठीक है। फिर उसने 15 किए तो उसको एक्सीलेंट दे दिया, है ना। तो इस तरीके से उसको जो भी यह एक तरीके का रिवार्ड दिया जा रहा है, उसको जो भी मीन्स एप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे पुनर्बलन की मात्रा को, अब यहाँ पे ये मत समझना कि यहाँ पे सिर्फ मात्रा को बढ़ाया ही जा रहा है ना। इसको घटाया भी जा सकता है, इसमें बढ़ाना और घटाना दोनों आता है, ठीक है। तो इसमें इंक्रीज भी हो रही है रेशो, और इसमें डिक्रीज भी हो रही है। तो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ये दोनों आप लिख लेना, ठीक है। जैसे कि आगे फिर उसने 15 सम किए तो उसको सिर्फ वेरी गुड ही दी, ठीक है। मतलब कि एक्सीलेंट के बाद उसको गुड, वेरी गुड दे दी गई, है ना। तो कहने का मतलब इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, कम ज्यादा करना मात्रा को वेरिएबल रेशो रेनफोर्समेंट में हम रखेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास पार्शियल रेनफोर्समेंट में जो हमने फिक्स रेशो और वेरिएबल रेशो किया, ठीक है। अब हम टाइम से जो हमारे पास स्केड्यूल रिलेट करता था उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो इसमें थर्ड किया था वो था फिक्स इंटरवल रेशियो, सॉरी रेनफोर्समेंट, फिक्स इंटरवल रेनफोर्समेंट, और इसका मतलब होता है टाइम। अब यहाँ पे पुनर्बलन देने का समय, जो समय है, समय को फिक्स कर देना, ठीक है। अब समय को फिक्स कर देना, जैसे कि जो भी रैट था वो जब रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, तो हर रिस्पॉन्स देने के 2 मिनट, जैसे कि यहाँ पे
टाइम एक फिक्स कर दिया, रिस्पॉन्स देने के 2 मिनट बाद उसको फूड दिया जाएगा, 2 मिनट के बाद। ठीक है, तो ये जो 2 मिनट है, ठीक है, तो ये टाइम क्या है यहाँ पे फिक्स कर दिया कि भाई एक ऐसी, जैसे कि मान लो स्किनर बॉक्स पे स्किनर ऐसी कंडीशन लगा देता कि भाई रैट जैसे ही लीवर दबाएगा, रिस्पॉन्स देना मतलब कि वो लीवर को प्रेस करेगा, तो हर 2 मिनट के बाद ही जो भी उसको फूड है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 मिनट को फिक्स कर दिया, यह क्या है, रीइंफोर्समेंट देने का जो समय है ना उसको फिक्स किया है। ठीक है, तो पुनर्बलन देने के समय को फिक्स कर देना, ये हमारे पास फिक्स इंटरवल टाइम के साथ रिलेट करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वेरी करना, वही चीज सेम यहाँ पे जो फोर्थ है, वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट। अब यहाँ पे जैसे कि हम रेशियो को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पे सेम जो भी समय है, ठीक है, समय को चेंज किया जाएगा कि पुनर्बलन देने का जो समय है, समय को क्या करना, चेंज करना, बदलना, कि उसने यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रैट ने जो भी रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, तो रिस्पॉन्स देने के बाद कभी 1 मिनट बाद, कभी 2 मिनट बाद, कभी 5 सेकंड पर, ठीक है, कभी या कभी 5 सेकंड पर, या हम कह सकते हैं कभी 10 सेकंड पर, कितना भी, मतलब कि आप अपनी मर्जी से जो भी इसमें टाइम है उसको डिसाइड कर सकते हो कि हर रिस्पॉन्स के बाद कभी उसको 5 सेकंड पे, कभी 10 सेकंड पे, कभी 20 पे, कभी 1 मिनट पे, कभी फिर 15 सेकंड पे क्या है, उसको फूड प्रोवाइड करना। ठीक है, उसको फूड देना। तो ये क्या है, जो समय है उसको कम ज्यादा किया जा रहा है। तो कहने का मतलब वेरिएबल इंटरवल टाइम में, सॉरी, रीइंफोर्समेंट में जो रीइंफोर्समेंट का समय है उसको कम ज्यादा किया जाता है, फिक्स में उसको फिक्स रखा जाता है और वेरिएबल में उसको चेंज किया जाता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये हमारे पास शेड्यूल थे रीइंफोर्समेंट के। ठीक है, आगे हम और देख लेते हैं इसमें जो कुछ वी एफ स्किनर ने टर्म्स यूज की थी अपनी थ्योरी में, तो वो भी हम देख लेते हैं। सो गाइज, आगे हमारे पास यहाँ पे जो भी कुछ मैं आपको टर्म्स की बात कर रहा था उसको हम देख लेते हैं। वी एफ स्किनर ने एक टर्म बताई जिसका नाम था बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इन्होंने बिहेवियर मॉडिफिकेशन दिया था कि व्यवहारों को मॉडिफाई करना। ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब है व्यवहारों को मॉडिफाई करना। तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें प्राणी के व्यवहारों, ऐसे लिखो, व्यवहारों की बजाय वांछनीय व्यवहारों, ऐसे लिखो, अवांछनीय, अवांछनीय लिखो, अवांछनीय व्यवहारों को चेंज करके वांछनीय व्यवहार सिखाया जाता है। ये लिख लो, वांछनीय व्यवहार सिखाया जाता है। देखो सिंपल लैंग्वेज है, मैं कोई कोई एग्जैक्ट जैसे कि बुक्स में डेफिनेशन दी होती हैं वैसी मैं चीजें यूज नहीं करता, जस्ट डिपेंड करता है कि किसी भी टर्म को समझने का नजरिया क्या है। ठीक है, तो बस मतलब ये है कि आपको टर्म समझ आनी चाहिए। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन देखो, अब यहाँ पे अवांछनीय व्यवहार, अवांछनीय व्यवहार हम कह सकते हैं ऐसे व्यवहार जो जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, जो अनवांटेड होते हैं, तो उन व्यवहारों को चेंज करके वांछनीय व्यवहारों में परिवर्तित किया जाता है, मीन्स उन व्यवहारों को फिर सिखाया जाता है। तो इसमें कुछ बुरे व्यवहार आ सकते हैं जो बच्चे करते हैं, जैसे कि गाली गलौज करना, है ना, या मैं कह सकता हूँ कि कई बार बुरी आदतें होती हैं बच्चों में, जिद करना, है ना, हर बात पर, तो वो अवांछनीय व्यवहारों में आ जाते हैं, तो उनको चेंज किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज की थी, टोकन इकोनॉमी। ठीक है, कि कैसे व्यवहारों को चेंज किया जाता है, तो टोकन इकोनॉमी का
प्रयोग करके। ठीक है, अब यह टोकन इकोनॉमी क्या है? यह एक तरीके का, देखो, इकोनॉमी का संबंध होता है, हम कह सकते हैं कि इसका संबंध होता है पैसे से, है ना। पैसा, इसको समझने की कोशिश करो। तो पैसा जो होता है, पैसे को एज अ टोकन, टोकन के रूप में चेंज करके दिया जाता है। जैसे कि कई बार होता है ना कि हम एक कागज का टुकड़ा ले लेते हैं और उस पर मैं लिख दूं 5 रुपए, है ना, उस पर ऐसे लिख दूं, तो भाई ये कागज का टुकड़ा जो कि 5 रुपए को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एक टोकन इकोनॉमी ही है कि इसमें हम कह सकते हैं फेक मनी प्रोवाइड की जाती है, हम उसको फेक मनी कह सकते हैं कि किसी भी एक्टिविटी पर। तो जब भी बच्चों से हम एक्टिविटी करवाते हैं, काम करवा रहे होते हैं, तो एज अ टीचर होने के नाते स्कूल में जो भी आप एक्टिविटी सिखा रहे हो, तो बच्चों को रिवार्ड के रूप में आप फेक मनी दे सकते हो। तो वो फेक मनी क्या है? एक तरीके की टोकन इकोनॉमी ही होती है, ठीक है। सो टोकन इकोनॉमी एक तरीके की टेक्निक है, हम इसको तकनीक बोलेंगे कि व्यवहारों को सिखाने की, ठीक है। रिस्पॉन्स जो होते हैं उनको सिखाने की, अनुक्रियाओं को सिखाने की, व्यवहारों को सिखाने की एक टेक्निक, जिसमें फेक मनी वगैरह यूज की जाती है। तो बच्चे फेक मनी को समझते हैं कि उन्हें किसी तरीके का रिवार्ड मिला है। जैसे कि एक बच्चे ने अच्छा काम किया है, तो उसको आपने उस पर इस तरीके से 10 रुपए लिखकर दे दिया गया, जिसने मीन्स, जैसे कि ये बी लड़का था और ये हमारे पास ए था, ए ने बी से थोड़ा कम काम किया है, उसने जो भी रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, वो थोड़ा बी से थोड़ा कम था, उसको 5 रुपए दे दिए गए, है ना, कि भाई आपका रिवार्ड ये है और बी का रिवार्ड ये है। तो इस तरीके से क्या है कि उनमें थोड़ा बहुत फिर उन्हें वो अपने आप को जज करेंगे, ठीक है। मीन्स अपना मूल्यांकन करेंगे कि भाई अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि भाई मैंने कितना कार्य किया और मुझे ये रिवार्ड मिला, और बी करे सोचेगा कि मैंने ज्यादा काम किया है ए से, तो मुझे 10 रुपए का रिवार्ड मिला, ठीक है। तो ये टोकन इकोनॉमी होती है, जिसमें हम, जो कि हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म थी, जो कि टोकन इकोनॉमी आप याद रखोगे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन याद रखोगे। ऐसे ही एक टर्म मैं और बता देता हूँ, इन्होंने एक टर्म यूज की थी, जो थी हमारे पास शेपिंग, ठीक है। शेपिंग मीन्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं निरूपण या निरूपित करना। अब शेपिंग का मतलब यही है कि व्यवहारों को शेप देना, लेकिन इसके लिए वही सेम चीज, रेनफोर्समेंट का प्रयोग होता है। तो शेपिंग टर्म इन्होंने यूज की थी कि एक टीचर होने के नाते, ठीक है, तो जब वह उसके व्यवहारों को मजबूत करता है, तो इट मीन्स उसके व्यवहारों को हम शेप दे रहे होते हैं, ठीक है। तो टीचर होने के नाते आप किसी भी बच्चे के व्यवहारों को शेप प्रोवाइड कर सकते हो, उसके व्यवहारों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टर्म थी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जिसमें उन्होंने टोकन इकोनॉमी यूज की, और शेपिंग, ठीक है, ये आप कर लेना। और ऐसी चीजें आप देखते होंगे इसमें, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे डेली लाइफ या डेली रूटीन में हमारे यूज होता है। जैसे कि हमने किया ना, इसमें कार्य करने की दर, कार्य करने की दर है जो, वो बढ़ जाती है, मीन्स जो भी स्पीड है या रेट है, वो इंक्रीज हो जाती है किसी भी तरीके का कार्य करने की, जो कार्य हम बार बार कर रहे होते हैं, बार बार कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं, लगभग लगभग 3-4 साल या 5 साल से मैं साइको पढ़ता आ रहा हूं। तो मीन्स हर हर साइको की हर जो कॉन्सेप्ट है, वो माइंड में सेट हुआ पड़ा है अच्छे तरीके से, ठीक है। सो वो क्या है, मीन्स बार बार वो चीजें जब हम कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो भी मीन्स मेमोरी है, उसमें वो चीजें सेट हो गई। और इसी तरीके से ये चीजें हमें रूटीन में, जो चीजें हम बार बार कर रहे हैं, वो सीख जाते हैं। जैसे कि आप एक, हमें पता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो वो भी एक जो टच मोबाइल होता है, वो मीन्स सीख जाता है चलाना, है ना। वो टच मोबाइल सीख जाता है चलाना। वो कैसे सीख जाता है भाई? तो मैं कहूंगा कि वो बार बार उस पर काम कर रहा होता है। तो हमें चीजों पर काम करना पड़ता है, फिर हम कहीं ना कहीं सीखते हैं, ठीक है। तो टच मोबाइल एक
मीन्स पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति, वो टच मोबाइल को अच्छे तरीके से चला लेता है, तो वो बार बार करके ही चलाता है। ऐसे ही एक, जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक पैटर्न होता है इस तरीके से, आपके मोबाइल का पैटर्न होता है, आप यूज करते हो पैटर्न, कि आपने इस तरीके से एक मोबाइल का पैटर्न यूज कर दिया है ना, जो भी है। तो आपने जब फर्स्ट टाइम यूज किया है मोबाइल का पैटर्न, तो आप इस तरीके से जो भी ऐसे करोगे, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, जो भी है ना, और थर्ड टाइम, जो भी चलो चलते जाओगे, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, मीन्स एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इस पैटर्न को बिना देखे, जस्ट मोबाइल की जो स्क्रीन है इस तरीके से करोगे, और बिना बिना देखे ही आप जो भी ये डॉटेड है, इसको बिना देखे आप अपने मोबाइल को ओपन कर लोगे, इसका लॉक खोल लोगे, है ना। तो वो क्या है, वो बार बार करने पर आपके कार्य करने की दर बढ़ जाती है। जब आपने फर्स्ट टाइम एक पैटर्न यूज किया था, तो आप ध्यान से यूज करोगे, है ना, कि भाई कोई गलती ना हो जाए। सेकंड टाइम थोड़ा तेज हो जाएगा, थर्ड टाइम और तेज, फोर्थ टाइम और तेज, ठीक है। फिर बार बार जो जब भी आप अपना पैटर्न यूज करते रहोगे, तो वो इतना तेज हो जाएगा कि आप उसकी तरफ नजर भी नहीं करते, अपने जो भी मोबाइल की स्क्रीन होती है, आप जस्ट उस पैटर्न को यूज कर देते हो एकदम से ही, एक सेकंड में, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक तरीके का व्यवहारों में मॉडिफिकेशन तो आ रहा है, जो चीजें आप बार बार कर रहे हो। तो इनका मतलब कि इनमें जो कुछ चीजें चली जाती हैं, जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इनका जो बीएफ स्किनर थे, इनका मानना ये था कि अगर आप किसी कार्य को बार बार करते रहोगे, तो वो कार्य आप उस कार्य में आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। जो भी कार्य आप बार बार करते रहोगे, उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे, उसमें जो भी क्रिया करने की दर है वो बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आप कार्य करना छोड़ दोगे, तो फिर वो आप उस कार्य को भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी हम कह सकते हैं फीडिंग होती है, ठीक है। जैसे कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में किया था, एक्सटिंक्शन, आपको याद होगा ये वर्ड हमने किया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, एक्सटिंक्शन। इसमें भी फेडिंग हो जाती है। फेडिंग का मतलब मीन्स जो भी हमने कार्य सीखा है उसका भूल जाना। लेकिन वो भूलते कब है, जब हम कार्य को करना छोड़ देते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर है ना, आपने लगभग 5-6 महीने, ठीक है, किसी कंप्यूटर सेंटर पे आप लगे हुए हो, अच्छे तरीके से कंप्यूटर सीख रहे हो, लेकिन आपने एकदम से फिर आफ्टर 6 मंथ आपने उस कंप्यूटर क्लासेस को, जो भी आप लगा रहे थे, उसको बंद कर दिया, और घर पे आपने उसको मीन्स कंप्यूटर के साथ आप यूज टू नहीं है। कहने का मतलब फिर 2-3 महीनों के बाद जो भी बेसिक चीजें आपने सीखी थी कंप्यूटर पर, वो आप भूल जाओगे, ठीक है। सो ऐसी चीजें हमारे साथ होती है, ये आप अपना मीन्स इन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। सो स्किनर जो ये मानते थे कि भाई अगर हम किसी कार्य को सीखना है, तो उसको हमने बार बार करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक्टिव रिस्पॉन्स को प्रेफरेंस दी, न कि ऐसा रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कर देती है, जैसा कि आईपी पैबलो ने किया था। तो उन्होंने उस कार्य पर जोर दिया जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का सिद्धांत है। इसमें हमने काफी चीजें पढ़ी हैं, रीइंफोर्समेंट के टाइप्स पढ़े, शेड्यूल पढ़े, है ना। तो शेड्यूल के बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, थ्योरी की हमने, ठीक है, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि आप इसका नाम याद रखोगे, इसको प्रोग्राम्ड लर्निंग भी बोल देते हैं, ठीक है, ये आप नाम याद रखोगे। इनकी कुछ जो टर्म्स थी ये याद रखोगे, ठीक है। सो ये हमारा सिद्धांत था। होप कि आपको चीजें समझ आई होगी। लाइक जरूर करें, वीडियो को कमेंट करें अच्छे अच्छे, और हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे आगे एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।